नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम लेके आए हिंदी व्याकरण यानी वर्णमाला के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सी टेट, सुपर टेट एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या 5 होते हैं। तो मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कहीं पे 2 दिए होते हैं, कहीं पे 3 दिए होते हैं। ठीक है, पहला होता है हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हम हर्ष स्वर को लघु स्वर या मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं। दीर्घ स्वर को हम गुरु संधि स्वर भी कहते हैं। ठीक है, प्लुत स्वर, तो आपको पता है कि जो हर्ष स्वर होता है यानी लघु स्वर होता है वो एक मात्रिक होता है, दीर्घ स्वर द्विमात्रिक होता है। प्लुत स्वर का जो यूज होता है वो संस्कृत भाषा में होता है। क्वेश्चन में पूछा है कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो वो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न ओष्ठ वर्ण कौन सा है? निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है? अ है, आ है, ई है, उ है। निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है? तो अ और आ ये हमारे कंठ वर्ण आते हैं। और जो ई है हमारा, ई हमारा आता है तालव्य से। जो ओ है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये होते हैं ओष्ठ। क्या होते हैं? ओष्ठ से बोले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हमारा डी सही होगा। ये ओष्ठ वर्ण है का डी। क्वेश्चन नंबर 23, ई, छोटी ई, बड़ी ई, च, छ, ज, झ, इया आदि का उच्चारण किससे होता है? ई, छोटी ई, बड़ी ई, च, छ, ज और झ, इया आदि का उच्चारण किससे होता है? कंठ से होता है, मूर्धन्य से होता है, तालव्य से होता है या ओष्ठ से होता है? किससे होता है? ई, छोटी ई, बड़ी ई, च, छ, झ और यहाँ आदि का उच्चारण होता है, यह होता है तालव्य से। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हमारा सी सही होगा। इसका इन सभी वर्ड का जो उच्चारण होगा उसका तालु से यानी तालव्य से होता है। क्वेश्चन नंबर 24, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? अग्र स्वर नहीं आएगा, पक्ष मध्य स्वर नहीं आएगा, पक्ष स्वर नहीं आएगा, विवृत स्वर नहीं। एक बार और क्वेश्चन पढ़ते हैं। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा, आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा? तो यह होगा विवृत स्वर। क्या होगा? विवृत स्वर। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हमारा डी सही होगा कि जब हिंदी स्वर में जब स्वरों का वर्गीकरण होता है तो जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? तो अग्र स्वर आता है, मध्य स्वर, पक्ष स्वर, लेकिन विवृत स्वर नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हमारा आंसर होगा डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? ए, आई, उ, ओ। आपको बताना है कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। तो संयुक्त स्वर क्या होता है? तो आपको पता है कि मात्रा के आधार पर स्वर को 3 भागों में बांटा गया था। एक मात्रिक, द्विमात्रिक और प्लुत स्वर। दीर्घ, लघु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, जो दीर्घ स्वर है उसको हम 2 भागों में बांटते हैं। मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त दीर्घ स्वर। ठीक है, तो अब ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो संयुक्त स्वर कौन कौन होते हैं? अ, ई, ए होते हैं, आई होते हैं, ओ होता है और औ होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे ए है, आई है, ओ है, पर उ नहीं होता है। यह संयुक्त स्वर नहीं है, यह हमारा मूल दीर्घ स्वर है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हमारा सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? कंठ तालव्य है मतलब कंठ और तालव्य दोनों से मिलकर बोला जाता है। ई है, आ है, ओ है, ऐ है, ए है। आपको बताना क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? तो यह हो हमारा ए, हमारा कंठ तालव्य, कंठ और तालव्य दोनों से मिलकर बोला। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हमारा डी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 27, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है या हर्ष से दुगुना समय लगता है उनको क्या कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है या हर्ष स्वर से दुगुना समय लगता है उनको क्या कहते हैं। पुरुष स्वर कहते हैं, गुरु स्वर कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं, लघु स्वर कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं। तो हम इसको गुरु स्वर कहते हैं। गुरु स्वर मतलब आपको पता है कि मात्रा के आधार पर जो स्वर है 3 भागों में बांटा गया है। मूल लघु स्वर को हम एक मात्री स्वर भी कहते हैं और दीर्घ स्वर को द्विमात्री स्वर कहते हैं। हाँ, तो हर्ष स्वर से पूछा है, हर स्वर के दुगुना समय लगता है तो वो होता है गुरु स्वर में दीर्घ स्वर होता है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। ल है, प है, च है, ट है। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। ल है, प है, च है। आपको बताना अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन क्या होते, कितने होते हैं। 4 होते हैं। कौन कौन से। य, र, ल, व। 4 कौन से होते हैं। य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं। 4 इनकी संख्या होती है। कौन कौन। य, र, ल, व। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हमारा कौन सा सही होगा। ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29, उसमें व्यंजन कौन सा है। उसमें व्यंजन कौन सा है आपको बताना है कि उसमें व्यंजन कौन सा है। पहले उसमें व्यंजन की संख्या कितनी होती है। ये होते हैं 4 होते हैं। कौन कौन सा। तालवी स, मूर्धन्य स, दाती स और साथ में ह होता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या होगा। 29 का आंसर हमारा ह होगा। ठीक है, ए होगा। इनकी संख्या कितनी होती है। 4 होती है। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। ख, ग, ज और छ। आपको बताएं कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। पहले तो हम महाप्राण समझेंगे कि महाप्राण होता है। ठीक है, इनके उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। अपेक्षाकृत अधिक मतलब प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ग को हम महाप्राण कहते हैं। ठीक है, इनका जो संख्या होते हैं प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ग होते हैं। ठीक है, द्वितीय और चतुर्थ वर्ग होते हैं। आपको देखना है कि जो क वर्ग है, च वर्ग है, उसमें कौन सा वर्ग द्वितीय और चतुर्थ वर्ग पे आते हैं। हमारा जो ख है, ख हमारा किस पे आता है। द्वितीय वर्ग पे आता है। द्वितीय वर्ग पे आता है। हमारा ये तो महाप्राण है। पूछा क्या कौन से नहीं होते। घ हमारा कहाँ कितने नंबर पर आता है। क वर्ग में चतुर्थ वर्ग है। तो यह हमारा महाप्राण नहीं होगा। ज हमारा कहाँ पड़ता है। तो ज हमारा पड़ता है तृतीय में। ज हमारा कहाँ पड़ता है। तृतीय में। तो यह हमारा महाप्राण है। लेकिन झ है, झ से झरना, यह हमारा आता है च वर्ग के चतुर्थ वर्ग में आता है। तो यह हमारा आंसर सही है। लेकिन जो महाप्राण नहीं पूछा है, यह हमारा ज नहीं है। ज च वर्ग के तृतीय वर्ग में आता है। च वर्ग के तृतीय वर्ग में आता है। इससे हमारा 30 का आंसर हमारा सी सही होगा कि महाप्राण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हमारा सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष वर्ण कौन सा है। अ है, ज है, ह है, स है। तो पहले तो हम अघोष वर्ण समझेंगे। अघोष वर्ण होता है क्या है। इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। स्वर तंत्रियों में क्या होता है। कंपन नहीं होता है। ये क्या होता है। प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण होते हैं। क्या होते हैं। प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण होते हैं। जैसे क का प्रथम और द्वितीय वर्ण होगा। ठीक है, क वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण होंगे। क और ख। ठीक है, च और छ, ज और झ नहीं, च और छ होगा। ठीक है, त और ठ होगा। ऐसे प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ग होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर और तथा तालव्य स, मूर्धन्य स, दाती सभी अघोष में आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अब हमको बताना है कि अघोष वर्ग के प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय होते हैं। ठीक है, आपको देखना है कि अ कहाँ पड़ता है। अ हमारा स्वर है। अ हमारा स्वर है। ठीक है, हमको देखना है ये व्यंजन में। ठीक है, आपको देखना अ क्या है। स्वर है। ज हमारे तीसरे वर्ग पर पड़ता है। च वर्ग के तीसरे नंबर पर पड़ता है, वर्ग में पड़ता है। ह
हाँ हमारा तो है ही नहीं अघोष वर्ण स हमारा देखिए स होता है। आपको पता है कि जो तालव्य स मूर्धन्य स जितने तीनों स हैं हमारे ये अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। किसके? अघोष। आपको प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय तो आएंगे, साथ साथ में जो तालव्य स मूर्धन्य स उदात्ती स है यह तीनों स हमारे क्या अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हमारा डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 सघोष वर्ण कौन सा है? सघोष वर्ण कौन सा है? सघोष वर्ण कौन सा है? प है, थ है, ज है, स है। सघोष वर्ण का कौन सा होता है? पहले तो हम सघोष वर्ण देखेंगे। इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्री में कंपन होता है। जो स्वर तंत्रियां है, तंत्रियों में क्या होता है? कंपन होता है। ये क्या होता है? प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम। आपको पता है सघोष अघोष कितने थे? फर्स्ट वाला और दूसरा वर्ग था। लेकिन जो सघोष है उसका प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ग होते हैं। ठीक है। और साथ साथ में अंतस्थ तथा अंतस्थ य, र, ल, व और ह क्या होते हैं? ये सभी स्वर सघोष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। हमें देखना है कि सघोष वर्ण कौन सा है। प कहाँ? तो प हमारा प वर्ग के प्रथम वर्ण होता है। प प्रथम वर्ग और थ हमारा जो थ है, थ हमारा त वर्ग के द्वितीय वर्ण में आता है। ये क्या हुआ? हमारा अघोष हो जाएगा। लेकिन जो हमारा ज है, ज और स आपको पता ही जो डी क्वेश्चन नंबर जो डी है इसमें स हमारा आपको पता है कि जो तीनों स है, तीनों स हमारे अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो ज है हमारा यह च वर्ग के तीसरे नंबर पर आता है। च वर्ग के तीसरे नंबर पर आता है, इसलिए हमारा यह सघोष वर्ण हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हमारा सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 व का उच्चारण स्थान है, दंत है, ओष्ठ है, दंतोष्ठ है, कंठोष्ठ है। आपको बताना है। तो व का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो व का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। क्या होता है? व। हम व जब हम बोले तो व हमारा ओष्ठ और जो हमारा ओठ है उसका यूज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? र है, ल है, र है, च है। आपको बताना है निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है। तो यह आपको पता है। पहले पार्श्विक ध्वनि समझिए। जिस ध्वनि का उच्चारण करते समय हवा जीभ के दोनों पार्श्व बगलों से बाहर निकलती है उसे हम पार्श्विक व्यंजन या ध्वनि कहते हैं। ठीक है। हाँ क्या होता है पार्श्विक ध्वनि? जिन ध्वनि का उच्चारण करते समय जो हवा है हमारी जीभ के दोनों साइड यानी कि बगल दोनों साइड से हवा दोनों साइड के भागों से क्या बाहर निकलते उसे हम पार्श्विक ध्वनि या व्यंजन कहते हैं। तो आपको बताइए र हमारा नहीं है, र हमारा हमारा प्रकम्पित प्रकम्पित ध्वनि हो, लेकिन च भी नहीं है। हमारा जो ल है ना ये पार्श्विक ध्वनि ल क्या होता है? ल हम जब बोलते हैं ल तो हमारी जो जीभ है वो थोड़ा बीच में सिकुड़ती है। तो ल क्या हुआ हमारा? ये पार्श्विक ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? आ, ई है, अ है, री, उ है या अ है। आपको बताना ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हमारा अ होगा। अ और अ होगा। क्या अ और अ होगा? क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? अक्षर, वर्ण समूह, वर्णमाला। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं उसको वर्णमाला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हमारा डी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 37, भाषा विज्ञान की दृष्टि से जो कछ किस प्रकार का स्वर है? परस्वर है, अग्रस्वर है, मध्य स्वर है, पक्ष स्वर है, आपको बताना है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से जो कछ किस प्रकार का स्वर है, तो यह है हमारा पक्ष स्वर। क्या होता है? पक्ष स्वर। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हमारा डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण तथा ह को क्या कहा जाता है? प्रत्येक वर्ण को पांचवा वर्ण को तथा ह को क्या कहा जाता है? महाप्राण व्यंजन, अल्पप्राण व्यंजन, घोष व्यंजन या ऊष्म व्यंजन। तो प्रत्येक वर्ण के पांचवा वर्ण और ह को हम कहते हैं महाप्राण व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? महाप्राण व्यंजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण तथा ह को क्या कहा जाता है? तो इसको महाप्राण व्यंजन ही अघोष व्यंजन कहते हैं। अघोष व्यंजन कहते हैं। तो क्योंकि अघोष व्यंजन में क्या होता है? घोष व्यंजन या सघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन आपको पता है कि प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पंचम तथा साथ में यर अंतस्थ व्यंजन और ह को हम क्या कहते हैं? घोष व्यंजन या असघोष व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो 38 का आंसर है वो हमारा सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39, उच्चारण की दृष्टि से स वाला ध्वनि कौन सा वर्गीकरण है? उच्चारण की दृष्टि से ये स वाला नहीं है, संबल ध्वनि। संबल ध्वनि कौन सा वर्गीकरण है? संयुक्त ध्वनि है, युग्मक ध्वनि है, संयुक्त व्यंजन, मिश्रित ध्वनि। कौन सा? उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि कौन सा है? कौन सा वर्गीकरण का है? क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर ये क्या होगा? संयुक्त ध्वनि का है। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हमारा ए सही होगा। ये स वाला नहीं है, संबल ध्वनि का लिखा गया है। आंसर हमारा ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? अनुस्वार, अनुनासिक, हर्ष व प्लुत। आपको बताना है। तो आपको पता है कि मात्रा के आधार पर जो स्वर वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? हर्ष स्वर को हम एक मात्रा भी कहते हैं, दीर्घ स्वर को द्विमात्री कहते हैं। प्लुत स्वर मतलब प्लुत स्वर में क्या होता है कि जो दीर्घ स्वर उससे भी अधिक समय लगता है। तो क्वेश्चन में जो पूछा है कि किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, तो वो होता है प्लुत स्वर। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हमारा डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41, वर्णमाला के मध्य व्यंजनों की संख्या कितनी है? वर्णमाला में मध्य व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है, 30 है, 20 है या 35 है? आपको बताना है वर्णमाला में। तो वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, मध्य व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो यह है हमारी 25 होता है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हमारा ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, भाषा की सार्थक न्यूनतम इकाई किसे माना जाता है? भाषा की सार्थक न्यूनतम इकाई किसे माना जाता है? शब्द, वर्ण, अर्थ, मात्रा। भाषा की सार्थक इकाई न्यूनतम किसे माना जाता है? तो भाषा की सार्थक इकाई हम मानते हैं शब्द को। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हमारा ए सही होगा। किसे मानते हैं? भाषा की सार्थक न्यूनतम इकाई किससे माना जाता है? शब्द को। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हमारा ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43, स्वर ए आई का उच्चारण स्थान कौन सा है? स्वर ए आई का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठोष्ठ है, तंतुष्ठ है, कंठ तालव्य है या ओष्ठ है? आपको बता स्वर ए आई का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो स्वर ए आई का उच्चारण स्थान होता है कंठ तालव्य होता है। तो कंठ और तालु होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हमारा सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44, जिन ध्वनियों में गणन लिखा है कि गणना में
ये प्रिंटिंग में कुछ गड़बड़ हो गया है। न स्वर में की जाती है, गणना में न स्वर में की जाती है, न व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? जिन ध्वनियों की गणना में न स्वर में की जाती है न व्यंजन में की जाती है, यहाँ पे गलत है, न स्वर में न व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? आगत कहते हैं, स्वर कहते हैं, अंतस्थ कहते हैं, अयोगवा कहते हैं। तो जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है और न व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं अयोगवा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हमारा डी से योग। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 45, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? ग का, ज का, च का, न का? आपको बताना कौन सा होगा। तो तालव्य स्थान है। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य स्थान है? तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हमारा सी सही होगा। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तो यहाँ पे हमारा जो नहीं, झ है, और यहाँ पे न और म है। ठीक है, यहाँ पे म है, यहाँ पे हमारा झ है, ये झ आंसर हो गया, झ है। तो हमारा डी से होगा कि झ क्या है? च वर्ग के जितने भी होता है वो सारे क्या होते हैं? तालव्य होते हैं। यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हम इसे सही करें तो यहाँ पे दोनों हमारा सही हो जाएगा, बी भी और सी भी। क्वेश्चन पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 45 है कि किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तो क वर्ग के होते कंठ होते हैं, न, जो च है, ज और च, ये दोनों क्या तालव्य स्थान है। तो इसका आंसर दोनों सही होगा, बी वर्सेस सी दोनों सही होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, इनमें से कौन सी ध्वनि तंत्रीय जन्य ध्वनि नहीं है? तंत्रीय जन्य ध्वनि नहीं है। कौन सी ध्वनि तंत्रीय जन्य ध्वनि नहीं है? इनमें से कौन सी ध्वनि तंत्रीय जन्य ध्वनि नहीं है? कौन सी ध्वनि तंत्रीय जन्य ध्वनि नहीं है? यहाँ पे हमारा क्वेश्चन प्रिंट करने में गलत हो गया है। ये देवनागरी लिपि का वर्ण ध्वनि नहीं है। देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। घोष इनमें से कौन सी ध्वनि तंत्रीय जन्य ध्वनि नहीं है? घोष ध्वनि नहीं है, मूर्धा ध्वनि नहीं है, कंठ ध्वनि, दंत्य ध्वनि नहीं है। कौन सा नहीं होगा? यह हमारा कौन सा नहीं होगा? यह हमारा मूर्धा ध्वनि नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हमारा बी सी होगा। क्वेश्चन नंबर 47, जीहा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहते हैं? जीहा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, रोकती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहते हैं? दंत्य कहते हैं, मूर्धन्य कहते हैं, तालव्य कहते हैं, वर्धस्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम दंत्य। क्या कहते हैं? दंत्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हमारा ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया? स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया? 1, 2, 3, 4। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया? 30 को बांटा गया है, 2। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49, हिंदी शब्दकोश में क के बाद
कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? ग, च, ख, छ। आपको बताना है कौन सा दिखाई देता है। हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हमारा तो 6 दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर आंसर हमारा जी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50 प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? वर्ण संयोजन, वर्ण विच्छेद, संधि या संधि विच्छेद। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? यह कहलाता है वर्ण विच्छेद। क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हमारा बी सही होगा। बी सही होगा। प्रत्येक शब्द की जो की वर्तनी है ये सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना वर्ण विच्छेद कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हमारा बी सही होगा। दोस्तों वीडियो कैसे लगी? वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज ना करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।